लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे कि ऐसे कैसे लिखा जाता है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है ऐसे लिखते टाइम। और सेकंड कि ऐसे कितने टाइप्स के होते हैं, ऐसे लिखना क्यों जरूरी है, क्या हमें बेनिफिट्स होगा। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। हम सभी ने देखा है कि ऐसे हम छोटी क्लासेस से ही लिखते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। ऐसे मतलब क्या होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी देना। जैसे मैं आपसे सैटरडे को हम बोलते हैं तो दैट इज ऑल्सो ऐसे। ओके, जैसे मैंने बोला ऐसे और 10 लाइन्स, इसमें क्या फर्क होता है। या फिर मैंने कुछ भी बोल दिया कि ऐसे, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ लाइंस लिखनी है, ऐसे या फिर लाइंस में क्या फर्क होता है, आप मुझे बताना चाहेंगे। यस। ऐसे में कोई लिमिट नहीं होती है लाइंस की। आप कितना भी लिख सकते हैं। हाँ जी, और व्हाट अबाउट अदर्स। Miss, in essay, with the full stop, comma, यस करेक्ट। etc. यस करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर्स, आप बताने की कोशिश कीजिए वंदना, ऐसे में और लाइंस में क्या फर्क होता है। And in essay, we have to write first letter typical, and then all the small. After full stop, then typical letter. यस करेक्ट। वेट अ मिनट। यस, और कोई बताना चाहेगा। मैं बताती हूँ कि ऐसे में क्या होता है। ऐसे होता है कंटिन्यूअस राइटिंग, ठीक है। इसमें आपकी वो कंटिन्यूएशन चलती है, जिससे हमें पढ़ने में मजा आता है। वहीं अगर हम लाइंस देखें तो मैंने एक लाइन लिखी, फिर सेकेंड लाइन लिखी, जैसे दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदू, है ना। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। वी गिफ्ट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स टू ईच अदर। ऐसे करके हमने 3 लाइन से बोली, बट तीनों ही लाइन अलग अलग है। बट वहीं जब हम ऐसे बोलते हैं तो वो एक कंटिन्यूएशन में चलता है, जिससे मेरी रीडर्स वॉइस को ब्रेक हो पढ़। रही है। यस। आवाज नहीं आ रही आपकी, मुझे नहीं आ रही है। मे बी आपको नहीं आ रही होगी, चेक करिए। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन। यस मैम। Yes, miss. केवल लेफ्ट हो गया। यस, चेक इट। यस मैम। ओके, तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता है, जिससे रीडर्स को पढ़ने में मजा आता है। इज इट क्लियर एवरीवन। और Yes. ऐसे क्या होता है, ऐसे एक कंटिन्यूएशन में चलता है। दूसरा पहले मैं लिख देती हूँ, कॉन्टिन्यूएशन। और दूसरा क्या होता है, ये राइटर के थॉट्स को बताता है, ठीक है। एक्सप्रेस राइटर्स थॉट, ये राइटर क्या सोचता है, उसे आप ऐसे कह सकते हैं। वो राइटर्स का कुछ भी होता है, जैसे एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो एनवायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो ऐसे ही ऐसे किस पर डिपेंड करता है, लिखने वाले पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी क्लास में 16 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, और अगर मैं 16 को बोलूं कि आपको एक ऐसे लिखना है एनवायरमेंट पे, तो क्या सभी का ऐसे सेम होगा। No. नहीं। नो। क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि आप सभी का एनवायरमेंट पे अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है समझने का, लिखने का, ठीक है। तो सभी ऐसे किस पे डिपेंड करता है, राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कितना जानता है और उस टॉपिक के बारे में कितना लिखना चाहता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन। Yes, miss. यस। यस, ठीक है। ये आपका किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के ऐसे आपके पास होते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन। कि आपका किस पे बेस्ड होता है, कि आपका लैंग्वेज बेस्ड होता है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो उसे निबंध कहते हैं, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसे ऐसे कहते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, वो लैंग्वेज आपकी आपको आनी चाहिए। दूसरा, एक
इफेक्टिव ऐसे लिखने के लिए आप एक ऐसा ऐसे लिखना चाहते हैं इसको सब पढ़ना चाहे, किसी को ये लगे कि पढ़ के हाँ मजा आ गया, तो आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी होगी। पहला कि उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका ऐसे किसका पार्ट है, ऐसे आपका राइटिंग का पार्ट है। कोई इंसान आपका ऐसे कैसे समझेगा, जब वो उसे देखेगा, और आप जब लिखेंगे तो ऐसे किसका पार्ट है, राइटिंग का पार्ट है। इसमें आपकी एक तो हैंड राइटिंग मैटर करती है, ठीक है, आपने किस तरीके से लिखा है। अगर आपने कीड़े मकोड़े मारे हैं, है ना, बोलते थे ना स्कूल्स में टीचर, अगर आपने बहुत ही अनटाइडी राइटिंग में लिखा है तो आपको कोई पढ़ना नहीं चाहेगा उसे। लेकिन वही आपने बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है तो लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, Yes. यस आपका ग्रामेटिक मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम ऐसे लिखते हैं और उसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रामेटिक मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स जब हमें देखने को मिलती है, एक दो चलती हैं, बट अगर हम नॉर्मली आप और मैं ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें अगर बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तब भी ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ओके, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी हमें ध्यान देना है। इज इट क्लियर टू ऑल? ऐसे क्या होता है, ऐसे आपका एक कॉन्टिन्यूएशन में चलता है। ये क्या डिफाइन करता है कि राइटर्स का क्या पर्सपेक्टिव है, राइटर क्या बताना चाहता है, राइटर किस बात पर जोर देना चाहता है, राइटर का क्या इंटेंशन है उसे लिखने का, ठीक है। इसमें आपका क्या मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करती है कि आप किस लैंग्वेज में ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। उसी के साथ साथ आपकी राइटिंग थोड़ी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जिसके चलते जो रीडर है उसे मजा आए पढ़ने में। सेकेंड, ग्रामेटिक मिस्टेक्स थोड़ा कम की जाए। एंड थर्ड, कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स पर भी एक बारी नजर रखें कि बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जिसके चलते भी आपका जो अटेंशन है ऐसे पढ़ने का वो ब्रेक होने लगता है। इज इट क्लियर? यस यस, आई होप देयर इज नो डाउट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट फास्ट। यस, अब हम देखते हैं तो ये कि शॉर्ट कंपोजिशन होता है, शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, आपका एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जिसमें राइटर अपनी पर्सनल चीजों के बारे में बताता है, या जो उसने देखा वो बताता है, या इवेंट के बारे में बताता है, ठीक है। ये सब आपका होता है, ठीक है। वो किसी सिचुएशन के बारे में आपको बताता है कि आज मैं बाजार गया, मेरे साथ ये हुआ, है ना। जैसे हम 10th क्लास में आपका ऐसे लिखने को आता है तो वो आपका सिचुएशन बेस्ड होता है ना, कि आप मार्केट गए, आपको ऐसे लिखना है कि वहां पर क्या क्या हुआ। रात में आप अकेले जा रहे हो, आपको लिखना है कि क्या क्या हुआ। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने व्यू से, है ना, स्टोरी टेलिंग जिसे हम कहते हैं। तो आप गए, आपने एक डॉग देखा, उस डॉग को पैर में चोट लगी थी, आपने उसकी हेल्प की, एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है। दूसरा, आप जा रहे थे तो आपका किसी ने फोन चोरी कर लिया, दूसरा ये हो सकता है। तीसरा, आपने किसी की मदद करी उस समय पर। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी आप इवेंट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि कोई भी इवेंट होने वाला है, आपके स्कूल में फंक्शन है ना, फेयरवेल है, तो आप उसके बारे में बता रहे हैं, वो आपका ऐसे हो सकता है, ठीक है। ओके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। इज इट क्लियर? यस किसी प्रॉब्लम पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दिलाना चाहते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी इज बून और कर्स, है ना, क्या टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी है या फिर आपके लिए श्राप है।
तो ये भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, अगर हम उसका इफेक्टिवली यूज नहीं करते तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ओके, जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो आपको बायस नहीं होना है। बायस इन द सेंस कि आपको एक तरफ नहीं जाना है, आपको दोनों तरफ को देखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी है, और कैसा बिहेवियर रखना है आपको, न्यूट्रल। अगर आप किसी पॉलिटिक्स, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, है ना, और आप ऐसे लिख रहे हैं, आई होप आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स होते हैं, है ना, आर्टिकल्स होते हैं, वहां पर आपके कुछ ऐसे स्पेस भी होती है जहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं उसे, जो लिखने वाला होता है वो अपने व्यूज शेयर करता है, जैसे इस एरिया में पानी नहीं है तो उसके बारे में वो लिखता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव और ना नेगेटिव, जैसे मीडिया होती है तो वो ना तो पॉजिटिव एक पहलू को सिर्फ देखेगी, ना ही सिर्फ नेगेटिव पहलू को देखेगी, उसको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। जैसे हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर हम सोशली किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हम बायस नहीं हो सकते हैं, हमें दोनों चीजें उसको बतानी होगी। ओके, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उतने ही ज्यादा उसके लॉसेस भी है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस, आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, और है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एजुकेशन, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, क्या एजुकेशन की कोई नेगेटिव इफेक्ट है? तो हमें इसमें भी पॉजिटिव या नेगेटिव लिखना होगा, टेल मी। अगर मैं एजुकेशन टॉपिक पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखना होगा? नहीं, इसकी कोई नेगेटिविटी है ही नहीं। कि तो कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, फिर मैं कैसे अपना ऐसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ? ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लिख के। यस, एंड व्हाट अदर्स? और क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें? अवेयर कर सकते हो आप, क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो एजुकेशन के रिगार्डिंग। यस, ठीक है, तो हम इसमें क्या बताएंगे? एक तो हम एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि एजुकेशन क्या है, कैसे मिलती है, कितने लेवल की एजुकेशन होती है। दूसरा हम क्या बताएंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। बट इसका नेगेटिव भी हम बता सकते हैं, वो क्या बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन ले नहीं पा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उनके घर में इतना पैसा नहीं है, या उनके पेरेंट्स इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज सके। ओके, और इश्यूज हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इश्यूज, है ना, कि क्या कारण है, क्या कॉजेस है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, शायद उनके आसपास कोई स्कूल नहीं होगा, है ना। इज इट क्लियर? तो आप इसके बारे में भी नेगेटिव चीजें पॉजिटिव वे में लिख सकते हो कि क्या रीजंस हैं कि बच्चे स्कूल्स नहीं आ पा रहे। तो इसमें हमने नेगेटिव में क्या लिखा कि वो चीज क्यों नहीं हो पा रही है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस। हमने कैसे बताया कि क्यों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उसका क्या क्या रीजन हम बता सकते हैं। बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है पेरेंट्स का, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जेंडर जो इश्यूज होते हैं, कि मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और फीमेल्स को कम दी जाती है ना, तो ये भी एक इशू होता है। ओके, आजकल ये बहुत कम है, बट रूरल एरिया में ये चीजें देखी जाती है, अर्बन एरियाज में तो नहीं है। रूरल एरियाज में चीजें देखी जाती है कि बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि वो पढ़े आगे जाकर, और गर्ल्स को प्रेफरेंस कम दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, एट द एंड हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं
कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले, है ना। दूसरा, पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे अपना एक इफेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई नेगेटिव चीजें नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब आप लिख लेंगे किसी भी चीज पे, आपको उसकी सबसे पहले मैं बताती हूँ कैसे स्टार्ट करना है। टेक स्क्रीनशॉट। ले लिया आपने? यस। Yes. मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ऐसे में क्या, ऐसे क्या होता है, एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है जो किसी सिचुएशन को, इवेंट्स को या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस या प्रॉब्लम्स को शो करता है, दिखाता है, लोगों तक पहुंचाता है। ऐसे आपका, ऐसे में आपको क्या चीजें लिखनी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एक न्यूट्रल बिहेवियर रखना होता है। ठीक है, आपको उसके पॉजिटिव भी बताने हैं और नेगेटिव भी बताने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव बताएं और नेगेटिव छुपा ले, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। पर आपको न्यूट्रल रह के इफेक्टिव ऐसे लिखना है, जैसे टेक्नोलॉजी पे हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें लिख सकते हैं, साथ ही साथ हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि चिल्ड्रंस को हमें मोबाइल फोन की जगह पर प्ले एक्टिविटीज में एंगेज ज्यादा रखना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज हमें इफेक्टिवली करना चाहिए, तो हम सॉल्यूशन अपना दे सकते हैं। वैसे ही एजुकेशन जैसे टॉपिक पर हम उसका रीजन बता सकते हैं, पॉजिटिव लिखने के बाद, उसके बारे में लिखने के बाद रीजन बता सकते हैं कि क्यों लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, या क्या कारण है कि लोग जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं अपना। ठीक है, और लास्ट में हम उसकी सॉल्यूशन बता सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस कैसे फैलाई जा सकती है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, अब हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। क्या आपको पता है कितने तरह के ऐसे होते हैं? हैव यू नो एवरीवन? यस, आप में से किसी को पता है कितने तरह के ऐसे होते हैं? ओके, आई विल टेल यू। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऐसे। 5 तरीके से आप ऐसे को लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट इज नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे, ओके, मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आप समझिए इसको। नरेटिव ऐसे में क्या होता है कि हम अपने मन के थॉट्स लिखते हैं। नरेशन से आप समझते हैं, नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन मतलब होता है कुछ भी चीज लिखना, जैसे कहानी लिखना। अगर हम हिंदी में या इंग्लिश में कहानी पढ़ते हैं तो उसके आखिरी में राइटर या फिर नरेटर होता है। नरेटर मतलब लेखक, ठीक है। तो ऐसे ही नरेटर क्या करता है, अपने आप से कहानी बनाता है। ओके, वो क्या करता है, एक कहानी फॉर्म करता है। जब हम अपने मन से ऐसे बनाते हैं या फिर अपने सिचुएशन के को दिखाते हैं, तब वो आपका नरेटिव ऐसे होता है। इज इट क्लियर? जैसे कि यस। इंसिडेंट हैपनिंग, ठीक है, वही इंसिडेंट आपके साथ हुआ तो आपने उसके बारे में बताया। जैसे आप कार से जा रहे थे तो आपके साथ क्या क्या हुआ आपने वो बताया, वो आपका नरेटिव ऐसे होगा। इज इट क्लियर? आपके साथ कुछ हो गया, है ना, जैसे कि आपके साथ कुछ हो गया मतलब आपको कोई मिल गया रास्ते में, है ना, आप उसके साथ चलने लगे, आपने किसी को लिफ्ट दे दी रोड पे तो वो आपका दोस्त बन गया, ये कुछ हो गया मतलब है। पॉजिटिव भी हम समझ सकते हैं ना, ये नहीं कि गाड़ी आपकी किसी ने पकड़ ली और फिर आपकी कुटाई की, ऐसे वाला नहीं। ठीक है, तो आपका इंसिडेंट, आपका कुछ भी आप अपने बता सकते हैं, आप कहीं घूमने गए या फिर। दूसरा, आपके साथ आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, वो आप बता सकते हैं। इज इट क्लियर? बट ये क्या होना चाहिए, नरेट इन क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से आप समझते हैं क्या होता है, क्रोनोलॉजी का मतलब? स्टेप बाय स्टेप। यस, ठीक है, क्रोनोलॉजिकली वो आपका चलना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। क्रोनोलॉजी मतलब स्टेप बाय स्टेप, ऐसे नहीं
कि आप बोलो कि मैं गाड़ी में बैठा और मैं देहरादून पहुंच गया, है ना। ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप बोलोगे कि मैं गाड़ी में बैठा, फिर यहाँ से हम वहां गए, वहां हमने ये सब किया, है ना। ऐसे आप अगर हम बताएंगे तो वो क्रोनोलॉजिकली पढ़ने वाले को मजा आएगा। ओके, तो आपका जो नरेटिव ऐसे होगा वो आपको क्रोनोलॉजिकल वे में होगा कि सामने वाले को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे। इज इट क्लियर? इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है? गुड स्ट्राइकिंग बिगनिंग, ठीक है। आपकी जो शुरुआत हो वो बड़े मजे से हो, ये नहीं कि मैं गाड़ी में बैठा खाली, ठीक है। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे इतना मजा आया, हम सब इतने खुश हुए, फिर आप आगे बताओगे कि हम वहां जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़कर ही शुरू में इतना मजा आना चाहिए रीडर को कि वो आपका ऐसे पूरा एंड तक पढ़े। तो आपकी जो बिगनिंग है, शुरुआत है, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। गुड स्ट्राइकिंग बिगनिंग, बिगनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड ट्रुथफुल अकाउंट, ठीक है। आपको सच बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। ट्रुथफुल अकाउंट्स, ठीक है। आपको जो भी बता रहे हो, आप जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो बिल्कुल सच होनी चाहिए, ठीक है। कोई झूठ नहीं, आप थोड़ा अपनी तरफ से बना सकते हो बट झूठ नहीं बोलना है हमें, क्योंकि शायद आप कोई ऐसे को कोई पढ़कर उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होगा वही बैठा बैठा। आप अगर देहरादून की ट्रिप के बारे में बता रहे हो और मैं यहाँ बैठ के ऐसे पढ़ रही हूँ, तो मैं उस ट्रिप को इमेजिन कर रही हूँ, और शायद मैं कभी देहरादून जाऊं तो मुझे वो सब एक्सपीरियंस सामने आएंगे। आप बता दो कि वहां पर एक इतना सुंदर वाटरफॉल है और मैं वहां जाके देखूं तो कोई वाटरफॉल नहीं है। ओके, तो आपका जो ट्रूथफुल अकाउंट है, जो भी आप बता रहे हो वो सच होने चाहिए, अगर आप अपने एक्सपीरियंस या फिर इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस। यस। ऑफ द इवेंट, ओके, राइट इफ यू वांट। और क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। कुछ आपका सस्पेंस होना चाहिए कि हम वहां गए तो हमने वहां ऐसा देखा, फिर क्या हुआ, फिर वैसा, ठीक है। आप स्टोरी की तरह इसको देख सकते हो। सस्पेंस जितना ज्यादा होगा ऐसे में, उतना ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और अगर आप एक ही बारी में डायरेक्ट चीजें बता दोगे तो मे बी रीडर आपका उतना ज्यादा हैप्पी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सस्पेंस आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? यस। सस्पेंस आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्साइटमेंट, आप जितना एक्साइटमेंट से ऐसे लिखेंगे उतना ही एक्साइटमेंट से रीडर आपका ऐसे पढ़ेगा। एक्साइटमेंट, ओके, ये आपके ऐसे के अंदर होनी चाहिए। सस्पेंस एंड एक्साइटमेंट। इज इट क्लियर? यस। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके हो सकते हैं। तो पहला क्या हो सकता है, बताइए। फर्स्ट विजिट टू कन्याकुमारी, या कभी कहीं का भी लिख सकते हो आप, तमिलनाडु, है ना। आप पहली बार तमिलनाडु गए और आप उसके बारे में ऐसे लिख रहे हो। ओके, जैसे मैंने आपको दिया था एक ऐसे, मेमोरेबल डे इन योर लाइफ, ठीक है। तो वो कौन सा ऐसे था? नरेटिव ऐसे। ओके, ये भी आप बता सकते हो। एन अनसक्सेसफुल, म्यूट योरसेल्फ अनिल। एन अनसक्सेसफुल टूर ऑफ राजस्थान, ठीक है। कि आप राजस्थान जाने वाले थे लेकिन आप राजस्थान नहीं जा पाए, तो उसके क्या क्या कारण थे। मे भी आपके घर में कोई इशू हो गया होगा, तो आप ऐसे उस पे भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एक आप वहां गए तो आपने क्या क्या देखा, तब ऐसे लिखा। एक आपने वहां नहीं जा पाए तो आपने ऐसे लिखा। तो हम ऐसे कभी भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में लिख सकते हैं। ओके, तो अनसक्सेसफुल टूर ऑफ राजस्थान। एक आप ऐसे लिख सकते हैं, अ डे व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग, ठीक है। एक ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ गड़बड़ हो रहा था, या फिर एक ऐसा दिन जो आपकी लाइफ में बहुत मेमोरेबल था। तो ये सब आपके नरेटिव ऐसे होते हैं। इज इट क्लियर? आई यस। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। रिप्लाई फास्ट।
आप सभी को Yes. रिप्लाई देना है सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सिर्फ मीत ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप सभी भी रिस्पॉन्स कीजिए। ओके यस चलिए टेक स्क्रीनशॉट ऑफ नरेटिव ऐसे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ ऐसे। दूसरा क्या होता है आपका बताइए? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव में किसी चीज को आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है जैसे कि मेरे पास कोई बुक है, उसको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, या टेक्नोलॉजी के बारे में आप सिर्फ कुछ लिख रहे हैं तो वो डिस्क्राइब हो जाएगा। तो ये आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे होते हैं। अर्थक्वेक के बारे में आप कुछ बता रहे हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, कितने तरह का अर्थक्वेक होता है, कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है, अर्थक्वेक आने के क्या रीजन है, अर्थक्वेक से बचा कैसे जा सकता है। तो ये आप अर्थक्वेक के बारे में पूरा डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। इज इट क्लियर? Yes. तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है? जो किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करे। ओके डिस्क्राइब एन इवेंट सिचुएशन। ठीक है कि किसी भी चीज को आपको डिस्क्राइब कर सकता है या किसी की चीज के बारे में आपको और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। ओके दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को बता रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है किसी प्लेस के बारे में आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, जैसे आप देहरादून में हो तो देहरादून के बारे में बता रहे हो, अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, देहरादून के बारे में बता रहे हो कि देहरादून क्या है, कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है वहां पर क्या क्या चीजें हैं जो आप जाके देख सकते हो, वहां का फूड क्या फेमस है। तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऐसे। आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हो, उसके बारे में सब कुछ लिखते हो। और नरेटिव में कैसे कि आपने जो एक्सपीरियंस करा, आप अपने बारे में उस चीज को लेकर बता रहे हो। ओके डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, प्लेस या फिर नेचुरल फिनोमेना। है ना, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी और फ्लड, इन सब के बारे में हमें पता है कि कैसे बताते हैं या फिर क्या क्या चीजें ये होती हैं, तो आप इन सब के बारे में बता सकते हो। ठीक है या फिर कोई इवेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, एग्जाम्पल miss. क्या है इसका? कौन कौन से हो सकते हैं? पहला एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में आप सब कुछ बता रहे हो। ठीक है दूसरा अ रिवर इन द फ्लड। ठीक है अ रिवर इन दी इन फ्लड। ठीक है एक नदी जिसके अंदर बाढ़ आ गई। अब बाढ़ कैसे आएगी? बिकॉज ऑफ सुनामी, है ना, सुनामी होगी उस नदी के अंदर, या फिर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो जाएगा, ये आपका रीजन हो सकता है। ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हुआ जिसके चलते फ्लड आया उसमें, या कोई और रीजन हुआ। तो फ्लड कैसे आता है, फ्लड से क्या इम्पैक्ट होता है, वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है ना, बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। तो आप ये सब बता सकते हैं। क्या गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है फ्लड के टाइम पर, कैसे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डैम बना सकते हैं हम फ्लड रोकने के लिए। ओके फ्लड आने का ये कारण भी हो सकता है कि डैम टूट गया हो, तो आप अपने हिसाब से उसमें ऐसे लिख सकते हैं। बट मेन आपको किस पे ध्यान देना है? रिवर इन द फ्लड, रिवर के बारे में ध्यान देना है, और दूसरा फ्लड के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है आपको यहाँ अपना पर्सपेक्टिव शेयर नहीं करना कि मैंने वो देखा, मैंने वो किया, ये नहीं बताना। आपको रिवर और फ्लड के बारे में ज्यादा जानकारी देनी है। इज इट क्लियर? यस मीत आप कुछ कह रहे हो? No, ma'am. ओके
a river in flood. Is it clear? तो ये है आपका descriptive essay. Take screenshot. Yes. सेकेंड आपका होता है एक्सपोजिटरी essay. एक्सपोजिटरी या फिर रिफ्लेक्टिव essay. ओके, एक्सपोजिटरी या फिर रिफ्लेक्टिव essay. ये क्या करता है, किसी चीज को एक्सपोज करता है और क्या बताता है, ऑथर के ओपिनियन को बताता है कि ऑथर का क्या ओपिनियन है. ओके, क्या बताता है ये, ओपिनियन ऑफ ऑथर. ऑथर कौन होता है, लिखने वाला, लेखक. ठीक है, तो ये किसके ओपिनियन को बताता है, ऑथर के ओपिनियन को बताता है, लिखने वाला. अब लिखने वाला कोई भी हो सकता है. जैसे मैं अपने छोटे भाई को डिसिप्लिन की वैल्यू सिखाते हुए लेटर या फिर ऐसे लिखकर उसे दे रही हूँ कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो उस समय मैं ऑथर हूँ. ओके, तो ये क्या बताता है, ओपिनियन ऑफ ऑथर. समझ आ गया. एक्सपोजिटरी या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे जो होते हैं वो आपके ओपिनियन बताते हैं ऑथर के. इज इट क्लियर? यस. Yes. और रिटर्न अबाउट, मैं अभी राइट अबाउट प्रॉब्लम, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं. जैसे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो क्या दिक्कत होगी. मैं अपने छोटे भाई को ही बता रही हूँ कि अगर भाई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, यू विल फेल इन द एग्जाम. ठीक है, कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे. ओके, अगर उनका 2 मंथ बाद एग्जाम है तो ही विल फेल इन द एग्जाम, अगर वो डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं करेंगे. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स को भी आगे लेकर आता है. ओके, इज इट क्लियर? यस मैम. बताइए. क्लियर. यस, ये क्या करता है, टेस्ट द लेवल ऑफ योर जनरल अवेयरनेस. टेस्ट द लेवल ऑफ योर जनरल अवेयरनेस. डिसिप्लिन एक जनरल चीज है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, तो ये आपका जनरल अवेयरनेस के बारे में भी टेस्ट करता है. ठीक है, जनरल अवेयरनेस, द ग्रास्प, कि आप कैसे उसको ग्रैब कर पा रहे हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग में कर देती हूँ. ग्राफ का मतलब होता है कि आप उसको कितना ज्यादा ले पा रहे हैं अपने. अगर मैं वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन बता रही हूँ तो आपने उसको पढ़ने के बाद क्या देखा. ठीक है, क्या आपने देखा कि वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, क्या सीखा उससे. और अगर सिर्फ पढ़ा और खत्म तो फिर वो आपका, आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए जो मैं बताना चाह रही हूँ. ठीक है, तो लेवल ऑफ योर जनरल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. इज इट क्लियर? तो ये आपका यस. एक्सपोजिटरी या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है जो ऑथर का ओपिनियन बताता है, प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आता है, प्रॉब्लम क्यों जरूरी है बताना. ठीक है, ताकि वो सक्सीड कर सके. आपके लेवल ऑफ जनरल अवेयरनेस को टेस्ट करता है, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग, कि वो ऐसे पढ़ने के बाद आप कितना समझे उसे और कितना आपने उसको ग्रैब किया अपनी लाइफ में, कितना ज्यादा आप उससे आगे बढ़े. इज इट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल Yes. क्या है इसका, वैल्यू ऑफ जनरल, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, इस पे आप लिख सकते हो कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कास्ट सिस्टम इन इंडिया. ठीक है, भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है, मतलब कैसे वो हो रहा है, तो क्या क्या, जैसे ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है कि कास्ट सिस्टम बहुत गलत है,
को आगे नहीं लेकर जाना चाहिए, इक्वलिटी में बिलीव करना है, तो ये सब आपका कास्ट सिस्टम के ऊपर ओपिनियन हो सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन आने से क्या हुआ, ठीक है, ये सब आपकी चीजें हैं। प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की एनवायरमेंट कैसे खराब हो रहा है, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी लिख सकते हैं। यस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे भी लिख सकते हो। तो ये आपके एक्सपोज कर रहे हैं किसी चीज को, एक्सपोज मतलब समझते हैं ना आप, भांडा फोड़ कह सकते हैं ना, कि उसके बारे में राइट पूरी राइट। अवेयरनेस निकाल रहे हैं, ये आपका एक्सपोज हो जाता है। या मैम एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो वो आपका यस। एक्सपोजिटरी या फिर रिफ्लेक्टिव ऐसे होता है। टेक स्क्रीनशॉट। Am I visible? नो मैम। No, ma'am. Yes. Now am I visible? यस। Yes, ma'am. Okay. ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। Yes. Okay. Let's see next. That is your fourth. पॉइंट डाल लीजिएगा आप, ये एक्सपोजिटरी पे आपका फोर्थ है। ओके, सॉरी थर्ड, दैट इज योर थर्ड। Third. राइट, तो लिखा नहीं जा रहा है अब, ठीक है, तो आप इस पे थर्ड में लिख देते हो। चलिए, थर्ड है ये आपका एक्सपोजिटरी और रिफ्लेक्टिव ऐसे। Yes. Miss. ओके, उधर कर दो ये। हाँ बोलो नेहा। मिस इधर वो वैल्यू में 4 आया ना उधर, तो वो थर्ड ही आया था वो एज पर और रिफ्लेक्शन ऐसे में सॉरी, स्पीक अगेन। वो टेस्ट द लेवल ऑफ योर जर्नल दिस आर 4 और दैट्स द कंटिन्यूटी। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हेलो नेहा, स्पीक अगेन, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मुझे। प्लीज आप मैसेज लिख कर भेज दीजिए, आई विल रीड। फोर्थ, फोर्थ क्या है आपका, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। नेहा राइट इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन रीड। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करना। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे कि पक्ष या विपक्ष, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट इसमें आपको एक साइड होना होगा अभी, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि ऐसे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को ध्यान रखना है, बट इन आर्ग्यूमेंटेटिव साइड्स आप किसी एक साइड को होंगे। जैसे कि मैंने बोला टेक्नोलॉजी इज बून और कर्स, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी आपके लिए अच्छी है या फिर आपके लिए बुरी है। तो मैं क्लास को डिवाइड करूंगी, 14 स्टूडेंट्स को 7 में डिवाइड करूंगी। 7 बताएंगे उसके पॉजिटिव बातें कि क्यों टेक्नोलॉजी अच्छी है, और 7 बताएंगे उसकी नेगेटिव बातें कि क्यों टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। ओके, तो वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। इज इट क्लियर? आर्ग्यूमेंट समझ गए आप, पक्ष विपक्ष, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करना। कोई अगर ये बोल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट में बोलना है, या फिर मान लो मैंने बोला कि कोई भी आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जैसे हम ले सकते हैं, जैसे चलो क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा, मैं अगर कुछ भी बोलूंगी तो वो अफेक्ट करेगा, है ना। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, बताइए।
गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। ये आपका एक स्टेटमेंट है। क्या सभी इसके पक्ष में है? क्या सभी इसके विपक्ष में है? नो मैम। है ना? तो ये एक आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। बॉयज बोलेंगे कि क्यों मैम, है ना, वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, हम भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं। गर्ल्स बोलेंगे कि थैंक यू मैम, आपने हमारी तारीफ कर दी, है ना। तो वो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है जिसमें आप मुझसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि मैम ये गलत है या सही है। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़ी हूँ, शायद आप उस पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। लेट्स टेक एग्जांपल पार्टी ए, है ना, मैं ए के साथ खड़ी हूँ और आपको वो बिल्कुल नहीं पसंद, तो आप बोलेंगे मैम नहीं, उसके वो नेगेटिव पॉइंट है, उसके वो पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो दैट इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। इज इट क्लियर? इसमें आप आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। इज इट क्लियर? इसमें आपका क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। शुड इंडिया गो न्यूक्लियर? इंडिया गो न्यूक्लियर। न्यूक्लियर आप समझते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी वाला केस आपको याद होगा, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के कुछ शहरों पर, जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था। दैट इज न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो उसके चलते आज भी वहां पर उसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या भारत को न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं जाना चाहिए? तो दैट इज योर ऑल्सो आर्ग्यूमेंटेटिव। इज इट क्लियर? यस। शुड ऑल द बैंक्स बी प्राइवेटाइज्ड? प्राइवेटाइज से आप समझते हैं क्या होता है? हाँ मैम। बताइए, बताइए मीत, क्या होता है प्राइवेटाइज्ड? मतलब गवर्नमेंट से निकल के कोई अपना खुद बैंक को कंट्रोल करे प्राइवेट करके। यस, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें, जो गवर्नमेंट होल्ड करे। जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं पहले, प्राइवेटाइजेशन मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से किसी प्राइवेट कंपनी को वो काम देना, दैट इज योर प्राइवेटाइजेशन। अब इसकी जरूरत क्या है? हमने देखा है कि जब हम बैंक में जाते हैं या गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो बहुत वेट करना होता है, वो प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, और जो गवर्नमेंट बैंक के आपका स्टाफ होता है वो भी उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। वहीं आप अगर एक प्राइवेट बैंक में जाएंगे, जैसे एचडीएफसी या कोटक महिंद्रा बैंक, है ना, अगर आप वहां जाएंगे तो आपका वहां का स्टाफ इतना अच्छा होता है, वो आपको वेलकम करते हैं, आपको सीट देते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं, है ना। ऐसा कुछ बैंक्स में देखा जाता है जहाँ पर भीड़ कम होती है, या फिर जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट या फिर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। ओके, तो वो आपका प्राइवेट होता है। गवर्नमेंट में मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, क्या प्रॉब्लम है कि लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज काम समय पर नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट में वही बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे रोड बनना है ना, रोड बनती है तो अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस में भी 1 ईयर तक चला जाता है, कि 1 साल लग जाती है उस रोड को बनने में। वही कोई प्राइवेट कंपनी होगी, उसको तो, उसका मतलब क्या मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो वो 1 महीने में 1 रोड कंप्लीट करेगी, दूसरे महीने में दूसरा रोड बनाने चल जाएगी, ताकि उसको ज्यादा फायदा हो सके। ओके, वही गवर्नमेंट को कौन सा फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को तो अपना रेवेन्यू से पैसे निकालने हैं, जाके उसको खर्च करने हैं, चाहे वो 1 साल में खर्च हो, उनको तो पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है, टैक्स आपका भरा ही जा रहा है। तो वही प्राइवेट कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसलिए अपने आप को बहुत बेहतर करती चली जाती है। वही गवर्नमेंट को कोई इफेक्ट नहीं होता कि उनका काम सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि टैक्स तो आ ही जाएगा। तो ये आपका एक मुद्दा है, क्या बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहिए? सभी बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर सभी प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। बैंक की मोनोपोली आ जाएगी, बैंक जितना मर्जी चाहे इंटरेस्ट रेट रखेगा। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट आपका कंट्रोल रहता है ना। अगर होम लोन ले रहे हो तो 9 से 12%, पर्सनल लोन में आपका 12 से 15% ये आपके इंटरेस्ट रेट होते हैं। बट अगर सारे प्राइवेट हो जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से रखेंगे, 20%, 30%, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा।
समझ गए आप मेरी बात को? तो क्या बैंक प्राइवेटाइज होना चाहिए, ये एक मुद्दा हो सकता है, ये आपका पर्सनल इशू हो, मतलब पर्सनल आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि आप किस तरफ जाते हैं। ठीक है, बैंक्स को प्राइवेटाइज होना चाहिए लेकिन सभी बैंक्स को नहीं, है ना। ऐसे ही आप रेलवे पर भी ले सकते हैं। क्या सभी रेलवे के जितने भी स्टेशन है या फिर जितना भी रेलवे है उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। एयर स्पेस आपका ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुका है ना। बताइए, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इज देयर एनी डाउट? No. ओके, तो ये दोनों आपके होमवर्क हैं। ठीक है, इन दोनों ऐसे को आप होमवर्क में लिख कर लाएंगे। ओके, Homework for revise your homework. दिस इज योर होमवर्क। फर्स्ट इज, शुड इंडिया गो न्यूक्लियर, क्या इंडिया को न्यूक्लियर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, इस सेकंड वाला बड़ा मजेदार है, क्या सभी बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट हम देख लेते हैं, दैट इज योर इमेजिनेटिव एक्से। इमेजिनेटिव ऐसे, इमेजिनेटिव से आप समझ सकते हो कि ये क्या बताएगा, ये आपकी इमेजिनेशन को बताएगा। मैं यहाँ बैठी हूँ और मैंने सोचा कि मैं डिज्नीलैंड हो आई और मैंने जो जो इमेजिन करा वो सब लिख दिया, दैट इज माय इमेजिनेटिव ऐसे। ठीक है, इसे आप कोई ट्रूथफुल फैक्ट नहीं देते हैं, इसमें जो भी होता है वो सब आपकी ऑन माइंड की इमेजिनेशन होती है। ओके, imagine yourself in a situation। ठीक है, आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में रख कर देख रहे हैं, दैट इज योर इमेजिनेटिव ऐसे। ठीक है, या फिर कोई आप हाइपोथेटिकल पोजीशन, है ना। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है कि मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गई, है ना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या करूंगी। ठीक है, दैट इज माय हाइपोथेटिकल ऐसे। मैंने सोचा कि मैं ये करूंगी, गरीबी मिटाऊंगी, है ना, ये करूंगी, उसके बाद सबके लिए घर बनवाएंगे हम। तो ये अब मेरा हाइपोथेटिकल है। क्या मेरे को सच में कोई प्राइम मिनिस्टर बना रहा है एक दिन के लिए। दैट इज ऑल्सो इन मूवीज। ठीक है, सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में ऐसा चीजें नहीं देखी जाती है। मे बी जब मैं सच में प्राइम मिनिस्टर बनूं तब मैं ये सब काम कर सकती हूँ, बट अभी मैं नहीं हूँ और मैं उस चीज के बारे में सोच रही हूँ, तो वो आप मेरा हाइपोथेटिकल होगा। समझ गए आप, हाइपोथेटिकल पोजीशन। मैं अभी 10th क्लास में हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं क्या करूंगी, डॉक्टर के बनने के बाद मुझे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना। दैट इज ऑल माय हाइपोथेटिकल सिचुएशन और पोजीशन। इज इट क्लियर? Yes. इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, है ना, मेरे सपनों का भारत। वो क्या हो सकता है, बहुत साफ सुंदर, विदाउट पॉल्यूशन, है ना। ये सब मेरे सपनों का भारत हो सकता है, नो करप्शन। तो ये सब जो भी है वो सब आपका अपना ड्रीम है। ओके, इफ आई वर अ इफ आई वॉज मुकेश अंबानी, है ना, कि अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो क्या होता। इफ आई वर मल्टी बिलियनियर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो सकता है। ठीक है, इफ आई वर अ, क्या बोल सकते हैं हम, और भी कुछ बताइए। ऑनर ऑफ कंपनी, है ना, ऑनर ऑफ गूगल, चलिए, है ना, कि अगर मैं गूगल का ऑनर होता तो मैं क्या करता, ऐसी ऐश लाइफ में, है ना। समझ गए आप? तो दैट इज योर थिंकिंग अबाउट हाइपोथेटिक पोजीशन और व्हाट यू वांट। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am.
एक और हो सकता है आपका हाउ मैन विल कम्युनिकेट इन 22nd सेंचुरी। अभी कौन सी चल रही है? 21st सेंचुरी 21st। चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ अभी से कि 22nd सेंचुरी में लोग कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो माई इमेजिनेशन। समझ गए? शायद वो रोबोट के थ्रू बात करेंगे या वॉट एवर, जो भी हो सकता है। क्या पता डोरेमोन का एनीवेयर डोर ही आ जाए। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट imaginative essay. Is it clear? I hope Yes, there ma'am. is no doubt. Take screenshot quickly. Yes, miss. चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ essay. मैं आपको होमवर्क दे चुकी हूँ, जरूर करिएगा उसे। स्ट्रक्चर ऑफ essay. आपका essay का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हम सबको पता है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन। आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद आपकी मेन बॉडी, है ना, कि क्या क्या उसकी मेन चीजें हैं, कितने तरह का वो होता है, वो सब आप बताएंगे। और लास्ट में आप उसका कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन। ये आपको जरूर ध्यान रखना है जब भी आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, एक छोटा इंट्रोडक्शन, उसके बाद बड़ी मेन बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन लिख सकते हैं आपका, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है वो आप बता सकते हैं, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। ठीक है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो इन सॉल्यूशन। ठीक है, रूट कॉज क्या है उस चीज का वो आप उसमें लिख देंगे, कैसे आप उस चीज से आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज ऑल इन योर कंक्लूजन। इज इट क्लियर? यस। इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू टेल देम what you are going to tell, है ना। सबसे पहले उन्हें बताओ कि आप क्या बताना चाहते हो। एग्जाम्पल एजुकेशन, है ना, मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, तो मैं एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगी कि एजुकेशन क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, और मेन बॉडी में जो जो आपको आपने लिखा है कि कितने टाइप्स की एजुकेशन होती है, ठीक है, अब आप इसमें उनको सब बता दो जो भी आपने सोच रखा है। ठीक है, टाइप्स, आप टाइप्स बता सकते हो। ठीक है, और उस चीज को डीप में जाके बता सकते हो, है ना, और ज्यादा ब्रीफ कर सकते हो उस चीज को, तो आप उसमें ये बता सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। यस। और एट द एंड सॉल्यूशन में हमको क्या बताना है उन्हें? टू टेल देम, टू टेल देम व्हाट यू हैव यू हैव टोल्ड देम, है ना। अब आखिरी में हमें उन्हें क्या बताना होता है कि क्या हम उन्हें बता चुके हैं, है ना, और उसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं। ये आप समझ गए? पहला आपको बताना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेन बॉडी में सबसे पहले आपको बताना है कि आप उन्हें क्या बताओगे। आप उन्हें एजुकेशन के बारे में बताओगे, टाइप, फिर उसके बारे में बता दो उन्हें जो जो चीजें हैं, ये चीजें होती हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और लास्ट में कंक्लूजन कि आप उनको क्या, आपने उनको एजुकेशन के बारे में बता दिया और आप उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आपको मजा आया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज आपका ऐसे खत्म होता है। आपको ये चीजें जरूर याद रखनी है कि कैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। टेक स्क्रीनशॉट क्विकली। ओके, आई होप इट इज क्लियर, देयर इज नो डाउट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, कीप रीडिंग एंड कीप राइटिंग। ऐसे जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।